वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब स्कॉलर आरती। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटेन, जो कि कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम का यूनिट नंबर 1 है। इसमें हम ब्रिटेन की जो 4 थीम है, बेसिकली उन थीमों को ध्यान में रखते हुए इसको कवर करेंगे, स्टडी करेंगे कि ब्रिटेन में किस प्रकार से पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है और किस तरह वो दूसरे जो वहाँ पे एग्जिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम है उससे अलग किस प्रकार से। ठीक है, फॉर एग्जांपल वहाँ की पार्टी सिस्टम, सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, ठीक है, मोनार्की, ये सब चीज़ों का जो अभी टॉपिक मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ इस छोटे से ब्रीफ इंट्रोडक्शन में। तो ये पहले तो आपको ये बताएगा कि हम इस पूरी यूनिट में क्या कवर करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इंट्रोडक्शन जो कि आपको आइडिया देगा कि आगे की इस वीडियो में हम कौन कौन से पॉइंट को टच करेंगे, कौन कौन सी चीज़ों को बात करेंगे, ठीक है, किन किन बातों पर। तो ब्रिटेन, जिसे यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है, ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है, वो 4 अलग अलग देशों से मिलकर बना है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। ये जो चारों देश हैं ये अपनी अनोखी पहचान, समृद्ध इतिहास के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। और ये देश जो होते हैं संविधानिक राजतंत्र से संसदीय लोकतंत्र का मिश्रण इसमें देखा जाता है। यहाँ जो राजा रानी होते हैं ना, यानी वहाँ के जो किंग और क्वींस है, वो केवल एक प्रतीकात्मक है, यानी नाम मात्र होते हैं, जबकि असली शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। आप इन शॉर्ट देख सकते हो कि भारत का ही कुछ आपको स्वरूप उसमें मैच मिलेगा, क्योंकि भारत ने ही काफ़ी चीज़ें वहाँ से अडॉप्ट की है ना, तो इसलिए आपको काफ़ी चीज़ें इजीली समझ में आ जाएंगी। ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, वो अलिखित है और सबसे पुराना दस्तावेज और कह सकते हो प्रभावशाली दस्तावेज है, क्योंकि ठीक है। और यहाँ पे जितने भी न्यायिक फैसले किए जाते हैं, कोई भी निर्णय लिया जाता है, वो सब किस पे लिए जाते हैं? पुराने दस्तावेज हो गए, न्यायालय फैसले हो गए, परंपरा प्रथाओं पे आधारित है, जिसको जो है समय के साथ बदलना बहुत ईजी होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि प्रॉपर जो प्रक्रिया होती है उसको फॉलो करके ही हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, ये चीज़ नहीं है। वहाँ पे एक कन्वेंशन लाया जाता है, उसके थ्रू जो होता है रिफॉर्म एक्ट चालू किए जाते हैं। इसके अलावा औद्योगिक क्रांति के बाद जो है ब्रिटेन ने दुनिया को वैज्ञानिक, तकनीकी, सांस्कृतिक क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। यह हमारा आर्थिक क्षेत्र से रिलेटेड है। एक टाइम पे ब्रिटेन का साम्राज्य इतना बड़ा हुआ करता था, समझिए उपनिवेशवाद के टाइम के बारे में बात की जाता है, जब कहा जाता था कि ब्रिटेन के लिए कि ब्रिटेन का सूरज कभी डूबता नहीं है। आज उसका जो स्वरूप है वैसा नहीं है, लेकिन जो होता है ब्रिटेन का वैश्विक राजनीतिक पर, व्यापार पर, कूटनैतिकता पर बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हाल के दशकों में जो था विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के तहत जो है स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड ने जो है अपनी क्षेत्रीय सरकार दी गई है, जिसमें उन्हें क्षेत्रीय अधिकार भी मिले हैं। ब्रिटेन का साम्राज्य की बात की जाए सोसाइटी की, तो वो बहुसंस्कृतिवाद है, बहुसंस्कृति बहुविविधता पे आधारित है। वहाँ अलग अलग तरह के नस्ल के लोग वगैरह सब रहते हैं, ठीक है, जैसे इंडिया में। इसके साथ ही ब्रिक एग्जिट के बाद जो था ब्रिटेन ने अपने आप को यूरोप संघ, जो कि उसका पार्ट था, उसमें मेंबर था, उससे अलग करने के बाद भी जो है इसकी राजनीतिक लोकतंत्र में कुछ हद तक जो है हम इसको देख सकते हैं बदलाव आया है, ठीक है। इसके बावजूद भी जो होता है ये अपने नीति निर्माण, वैश्विक संबंधों के प्रति प्रतिबद्धता बनाए हुआ है, ठीक है, कानून शासन के प्रति। पारंपरिक चर्च ऑफ इंग्लैंड यह सांस्कृतिक ढांचे का हिस्सा है, लेकिन यह आधुनिकता और वैश्विकता को अपनाता है, और यहाँ पे आधुनिकता और वैश्विकता का जो एक संगम, एक बीच में संतुलन जो होता है आपको देखने मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा टोटल इन शॉर्ट ब्रीफली ब्रिटेन के बारे में है, जिसमें चारों पॉइंट उसके जितने भी थीम्स थे उनको कवर किया गया। अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली थीम, जो कि हमारी राजनीतिक परंपराएं और संवैधानिक विकास है। जैसे मैंने बात की, ब्रिटेन 4 अलग अलग देशों पर निर्मित हुआ है, ठीक है। ये प्रारंभिक समय से ही राजतंत्र चला रहा है वहाँ पर, जहाँ पे राजा रानी यानी वही रूल करते थे, और इसका जो संविधान है अलिखित और सबसे पुराना है, ठीक है। और इसका क्योंकि ब्रिटेन के संविधान का विकास जो था निरंतर होता रहा था, जिसके कारण ये पूर्ण राजतंत्र अब संवैधानिक राजतंत्र में बदल गया है। इस परिवर्तन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये बिना किसी रक्तपात के, किसी खूनी झड़प के हुआ है, ठीक है। इसलिए जो है ब्रिटेन के संविधान के विकास में सबसे एक इंपॉर्टेंट बात कही जाती है कि वो एक रक्तहीन क्रांति के माध्यम से होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह सब कर करके जो है इस चीज़ को किया गया। ब्रिटेन की राजनीतिक परंपराएं, संवैधानिक विकास विश्व की सबसे पुरानी और प्रभावशाली संस्थान है, जो दूसरे देशों को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है कि किस प्रकार आपको अपने देश में, अपने राजनीतिक प्रक्रिया में जो है चीज़ों को लाना चाहिए, कैसे उन्हें फॉलो किया जाना चाहिए, उनका संविधान निर्माण किस प्रकार होना चाहिए, शासन व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए। इस वजह से जो होता है ब्रिटेन के संविधान को संविधान की जननी भी कहा जाता है, यानी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है इसके लिए कोटेशन में, ठीक है। ब्रिटेन के राजनीतिक लोकतंत्र जो है आदर्श ऐतिहासिक घटनाओं, परंपराओं का मिश्रण है, जिसने आज आधुनिक संविधानिक राजतंत्र और संसदीय स्वरूप दोनों का रूप देखने को मिलता है। अब बात करें कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की, जो कि लोकतंत्र के विकास में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले की थी। उसमें सबसे पहले आता है मैग्ना कार्टा, जो कि 1215 में आया था। ये एक ऐसा अंग्रेजी दस्तावेज था जो अंग्रेजी इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है, जिससे संविधान को लाने में
ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिससे राजा की शक्ति को सीमित कर दिया था और कानूनी प्रक्रिया को, संवैधानिक प्रक्रिया को स्थापित किया था और जनताओं के अधिकारों को सुरक्षित किया था। कि बताया था कि हाँ भाई, जनता भी रूल करने लायक है, उनको भी राजनीति में पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। आप याद करें तो आपको पिछले सेमेस्टर्स में पढ़ाया भी गया होगा मैग्ना कार्टा के बारे में, एक बहुत बड़ा, जब हम डेमोक्रेसी के एवोल्यूशन को पढ़ रहे थे तो मैग्ना कार्टा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इस मैग्ना कार्टा में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल किसने प्ले किया था वो थे किंग जॉन। ठीक है, राजा को उसके अधिकार को सीमित कर दिया था। ठीक है, वह इसके साथ ही राजा उन सभी कानून, रीति रिवाजों, प्रथाओं का पालन करेगा जो उनके शासन को सुशासन बनाने में मदद करेगा। इसके साथ ही राजा जनताओं से ना तो अन्यायपूर्ण कर ले सकता है, ना इसके अतिरिक्त अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकता। जनताओं की बात सुननी पड़ेगी, उसकी समस्या, उनके कल्याण के लिए कार्य करना पड़ेगा। इस सिद्धांत का बेसिकली क्या उद्देश्य था कि शासक की शक्ति को कानून की शक्ति के अधीन कर देना। ठीक है, यानी सबसे पावरफुल कौन होगा? हमारा लॉ। और ये न्याय अधिकारों का वर्णन प्रारंभिक पूर्ण क्रांति, जिसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, और बिल ऑफ राइट, ठीक है, जो कि आपका था। इस क्रांति के अंतर्गत क्या था कि जेम्स द्वितीय को उसके पद से हटाकर, ठीक है, उसके स्थान पर राज सिंहासन विलियम तृतीय और मैरी द्वितीय को राज सिंहासन में बैठा दिया गया था। इस घटना से संसद की सर्वोच्चता को स्थापित किया था और संवैधानिक राजतंत्र की नींव रखी थी ब्रिटेन के अंतर्गत। इसके साथ ही राजा को विधायिका के अधीन कर दिया गया था। नागरिकों के अधिकार को सुरक्षित किया गया था, उनको सुनिश्चित किया गया था उनके जो अधिकार है, चाहे वो वोट देने के हो, ठीक है, पार्टिसिपेशन करने के हो, क्वेश्चनिंग करने के हो, कुछ भी हो। ठीक है, बिल ऑफ राइट ने क्या किया था कि राजा की जो दैवीय शक्तियाँ थी उसको पूर्ण रूप से खंडित कर दिया था। कि ये नहीं कि राजा, जरूरी नहीं कि राजा सोचेगा उसका जो फैसला होगा वो अंतिम होगा, नहीं, हमारे जो राइट्स हमें मिले हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इस ब्रिटिश प्रणाली के अंतर्गत जो था अंतिम रूप से संवैधानिक राजतंत्र की स्थापित हुई और ब्रिटेन में लोकतंत्र की स्थापना जो थी एक रक्तहीन क्रांति के माध्यम से हुई। और यही क्रांति को जो होता है इतिहास में, ब्रिटेन के इतिहास में गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है, जिससे राजतंत्र से सत्ता को जो था राजतंत्र से पूर्ण रूप से संवैधानिक राजतंत्र तक लाया गया, वो भी बिना किसी खूनी झड़प के। यानी कि बेसिकली होता है ना कि हमने हमारी सत्ता चेंज करनी है तो क्या होता है, जो सत्ता पे बैठे हैं, जिनकी पावर है, उनको बेसिकली क्या कहते हैं, वो अपनी पावर नहीं छोड़ना चाहते, तो क्या करेंगे, वो कुछ भी करेंगे, वो पावर का यूज़ करेंगे, लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे, इत्यादि करके कुछ भी करके अपनी सत्ता को तो बचाएंगे ना, पर इसमें नहीं था। इसके बाद कुछ ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत, ठीक है, क्योंकि अब इस बात अब संविधान में बना दिया, ज़रूरी नहीं है वो संविधान हमने जो बनाया वो सब सही हो। अब उसके हिसाब से परिस्थिति के अनुरूप उस चीज़ को चेंज भी किए गए। 19वीं शताब्दी सदी कह लीजिए, ब्रिटेन में सुधार अधिनियम लाया गया, लोकतंत्र के कदम था जो कि परिस्थितियों के अनुरूप किए गए थे। अधिनियम, यह अधिनियम संसद के प्रतिनिधित्व और मताधिकार को सुधार लाने के उद्देश्य से किया गया था कि संसद में कौन प्रतिनिधि करेगा, मताधिकार किस किस को होगा, कौन वोट दे सकता है, तो इस उद्देश्य से लाया गया था। और यह अधिनियम जो था पहला अधिनियम सुधार अधिनियम 1832 में पारित किया गया था, जिसे ग्रेट रिफॉर्म एक्ट भी कहा जाता है। इसमें कई ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त कर दिया गया था जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा कम थी और तेज़ी से प्रगति, क्योंकि अनुचित प्रतिनिधित्व देती थी, ठीक है, जहाँ लोग ही नहीं कम है उस टाइम पे, और तेज़ी से बढ़ने वाले औद्योगिक शहर जो हो उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया। इसके साथ ही संपत्ति, जिनके पास आधारित थी, संपत्ति आधारित नागरिकों को मताधिकार दिया गया, उसका विस्तार किया गया, जिसके माध्यम से एक वर्ग को वोट देने का अधिकार मिला। और इसी रिफॉर्म के थ्रू जो था मध्य वर्ग यानी मिडिल क्लास जो क्लास था वो उभर कर सामने आया। बाद में दूसरा अधिनियम होता है सुधार अधिनियम 1867 और 1884 में, जिसमें मजदूरों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग जिनके पास संपत्ति थी, ठीक है, उनको मतदान का अधिकार मिला। इस अधिनियम के बाद जो था ब्रिटेन का संविधान और भी ज़्यादा समावेशी हो गया और अधिक अब लोगों को और भी शामिल करने लगा और अपने क्षेत्रों में लोगों को शामिल करने, समझते हो ना, कि अब आप भी हमारे पॉलिटिक्स में आइए, आपको भी राइट है, आपका प्रतिनिधित्व भी शामिल किया जाएगा, इस प्रकार उसका समावेश है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, संसदीय सर्वोच्चता और प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के सिद्धांत को मजबूती मिली, ठीक है, वो मजबूत हुए। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन में लोकतंत्र का आधार व्यापक हुआ और शासन प्रणाली में जनता की भागीदारी को सशक्त हुई। सुधार अधिनियम ने संविधान के एक स्थिर और लचीला ढांचा प्रदान किया गया जो परंपरा और प्रगतिशील बीच संतुलन बनाए रखता है। 1918 में एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आता है जो कि प्रथम युद्ध के बाद महिलाओं और श्रमिक वर्ग जितने थे ब्रिटेन के अंतर्गत उनके लिए आया था। इस एक्ट में क्या था कि अब महिलाओं और श्रमिक वर्ग के लोगों को भी वोट देने का अधिकार दिया गया इतने एंड में, ठीक है। 1928 में
सभी वयस्क जीते थे उन तक विस्तृत किया गया मताधिकार के राइट को। और इस प्रगति परिवर्तन ने ब्रिटेन के संविधान को अधिक समावेशी बना दिया और सार्वभौमिक मताधिकार, ठीक है, सार्वभौमिक मताधिकार की दिशा में कदम किया कि अब भाई हमारे देश के जितने भी लोग हैं, चाहे वो मध्य वर्ग के हो, श्रमिक वर्ग हो, महिलाएं हो, गरीब वर्ग हो, संपत्तिवान हो, संपत्तिहीन हो, सबको वोट देने का अधिकार है अब, ठीक है। ब्रिटेन के चुनावों में सुधार अधिनियम का परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि संसद का स्वरूप बदल गया। अब जब सबको राइट्स मिलने लग गए तो संसद का स्वरूप भी बदलने लग गया। अब ब्रिटेन का जो संसद था 2 सदनीय हो गया। 2 सदन मीन्स जैसे भारत में लोकसभा राज्यसभा है, ठीक उसी प्रकार ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स था, ठीक है। और सुधार अधिनियम के प्रभाव के बाद जो था ब्रिटेन का संविधान न केवल लचीला बना बल्कि इसमें एक संरचना भी मिली जो समय की आवश्यकता के अनुसार खुद को बदलने के सक्षम थी, जो अपने आप को जो परिस्थिति उसके अनुसार ढाल सकती थी, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया ब्रिटेन की राजनीति और उसके संविधान के बारे में बात। अब ब्रिटेन के समाज और आर्थिक आयामों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने बात किया कि ब्रिटेन की जो समाज आर्थिक संरचना ये राजनीतिक रूप में एक संवैधानिक संरचना पर आधारित है, जिसमें संप्रभु जो होते हैं यानी कि हेड कौन होता है, राजा रानी, क्वींस एंड किंग। राजा जो था नाम मात्र के रूप में कार्य करता था, जबकि वास्तविक शक्ति संसद और प्रधानमंत्री के पास होती थी। संसद कैसे, क्योंकि जनता द्वारा उनके प्रतिनिधि चुन के संसद में भेजे गए जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी समस्या को वहाँ पे खड़ा करते हैं। और प्रधानमंत्री उस समस्या को एड्रेस करते हुए वैसी योजना वैसी स्कीम्स बनाता है, ठीक है, के पास जाता है। ब्रिटेन में जो होता है आपको पता होगा कैबिनेट मंडल वेस्टमिनिस्टर मंडल मॉडल जो होता है उस पर आधारित होती है। इसमें बेसिकली 2 सदनीय विधायिका है, ठीक है, जिसमें हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बारे में हमने बात की। हाउस ऑफ कॉमन्स जो कि निर्वाचित सदस्य होते हैं, जैसे लोकसभा के लोग होते हैं हमारे, जिसमें हमारे द्वारा विधानसभा के सदस्य द्वारा हमारे लोकसभा के चुनावों में भेजे जाते हैं, लोकसभा के अंतर्गत की प्रक्रिया संचालित करते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भूमिका जो ये पारदर्शिता और पुनरीक्षण के रूप में रखते हैं। ब्रिटेन में जो था मुख्य रूप से कानून के शासन, स्वतंत्र कार्य न्यायपालिका, नागरिक अधिकारों को सुरक्षा, ये सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ही कार्य किया जाता है, ठीक है। यहाँ सरकार की कार्यकारी शक्तियाँ जो होती हैं प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को दी गई हैं कि आपको काम करना है और इन आधारों पे करना है, ठीक है। संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं बेसिकली ये लोग, और राज्य को इस प्रकार से संरचना और स्थिर उत्तरदायी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो, जनता को दिखे कि हाँ हमारे लिए भी कार्य हो रहा है। और अगर वो कहीं पे भी भटकते तो जितने भी अपोजिशन के लीडर्स होते हैं वो उन पर क्वेश्चनिंग करें ताकि वो सही दिशा में कार्य करें, ठीक है। इसका समाजवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी लोकतंत्र जो है अर्थव्यवस्था पर आधारित है बेसिकली ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था। इसमें राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। राज्य की संरचना बहुआयामी है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि यहाँ पे अलग अलग नस्ल के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा के लोग देख लेंगे, जो कि परंपरा आधुनिकता के गहरे संगम को दर्शाती है। ब्रिटेन का समाज विविध बहुसंस्कृति जिसमें विभिन्न जाति धर्म समूह के लोग समावेशी है, ठीक है। औद्योगिक क्रांति से लेकर वर्तमान तक ब्रिटेन की जो सामाजिक संरचना है समृद्ध और जटिल समाज का निर्माण हुआ है, ठीक है, जिसमें परंपरागत मूल्य वैश्वीकरण के आधुनिक प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। क्लियर। जैसे आज के टाइम पे इंडिया में आप आज के टाइम पे इंडिया के कंपैरिजन में आप ब्रिटेन को देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा, ठीक है। 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटेन को वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित किया, क्योंकि औद्योगिक क्रांति आई तो ब्रिटेन के जितने भी उद्योग थे वो काफ़ी उस टाइम तक व्यापक थे, प्रसार थे, उनके बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में प्रसारित थे, ठीक है। लेकिन 20वीं शताब्दी में जो उपनिवेशवाद का पतन हुआ, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके प्रभावों से क्या हुआ, आर्थिक पुनर्गठन की ओर अग्रसर हुए। आधुनिक ब्रिटिश अर्थव्यवस्था वित्तीय सेवाएं, विनिर्माण और नवाचार जैसे आधारित उद्योगों पर ज़्यादा जोर देती थी, उन पर बल देती थी। लंदन जो कि वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में एक था, ठीक है, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का एक मुख्य केंद्र माना जाता है, ठीक है। ब्रिटिश राज्य मुख्य क्षेत्र थे, उन सबका नेशनलिज्म किया गया, यानी राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसमें कोयला, इस्पात, रेलवे ये सब थे, ठीक है। मार्गरेट थीचर जो एक महत्वपूर्ण इसमें आते हैं, ठीक है, वो बताते हैं कि 1980 के दशक में उदारीवादी और निजीकरण की नीति अपनाई गई ब्रिटेन में, जिसकी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्रों की भूमिका बढ़ी। आज ब्रिटेन वैश्विक व्यापार निवेश का है, लेकिन यह वैश्वीकरण के प्रतिकूल प्रभाव जैसे कि बेरोजगारी, आय में असमानता का भी सामना करना पड़ता है। वहाँ पे देखोगे इनकम में आपको डिफरेंस दिखेगा, लोग काफ़ी ज़्यादा बेरोजगार होंगे, ये चीज़ आपको देखने मिलेगी। ब्रिटेन राज्य की जो प्रकृति है बहुआयामी है, जिसमें न केवल एक नियामक का कार्य देखती है बल्कि ये जो है कल्याणकारी राज्य के रूप में भी कार्य करती है अपनी जनता के भले के लिए, उनके कल्याण के लिए, जैसे शिक्षा,
स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। ब्रिटेन में जो होता है एक संस्था है, एक संगठन जो कि है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा, जिसे सरकार द्वारा वित्तीय पोषित किया जाता है। इसका काम क्या होता है, ये जनताओं को मुफ्त में चिकित्सा सेवाएं प्रदान करती है, ठीक है, सुविधाएं देती है। यह राज्य के कल्याणकारी प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसके विपरीत कर, वित्तीय नीति, योजनाएं पूंजीवादी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करती हैं, जिसमें निजी उद्यमिता, ठीक है, नवचार को बढ़ावा दिया जाता है। ब्रिटेन की सामाजिक व्यवस्था जो है सांस्कृतिक विविधता और आधुनिक समाज की गतिशीलता की सामंजस्य पर आधारित है। यानी कि ब्रिटेन की जो सामाजिक व्यवस्था है वो परंपरागत जो विभाजन है, वर्गीय विभाजन, सांस्कृतिक विविधता, आधुनिक समाज की गतिशीलता, लगातार चेंज हो रहे हैं ना, तो अलग अलग वर्ग उभर के आ रहे हैं, सामंजस्य पर आधारित है। सब आपस में इकट्ठा मिले हुए हैं, आपस में एक तालमेल बना के बैठे हैं, ठीक है। ब्रिटेन का समाज प्राचीन समय से ही एक वर्ग आधारित समाज संरचना पर आधारित थे, जिसमें शाही वर्ग, अभिजात वर्ग से लेकर मध्य वर्ग, श्रमिक वर्ग सभी ब्रिटेन के समाज का एक मुख्य हिस्सा है। औद्योगिक क्रांति के बाद जो था आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में आ रहे परिवर्तन, क्यों, क्योंकि उस टाइम के बाद से कई वर्ग उभर के आए, श्रमिक वर्ग उभर के आया, कई कृषि वर्ग उभर के आया, अलग अलग वर्ग जो थे, ठीक है, वो उभर के आए, जो वर्ग सीमा को कुछ हद तक कमज़ोर कर दिया और इसी को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सका। ये अभी भी ब्रिटेन समाज की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्रिटेन में सामाजिक गतिशीलता और लैंगिक समानता के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगति हुई है। महिलाओं को 20वीं शताब्दी से वोट देने का अधिकार मिला, काम करने के लिए समान अधिकार दिया गया। इसके बावजूद भी आज भी यहाँ पर लैंगिक वेतन जो होता है अंतर और शीर्ष पद पर, यानी कि हेड पर, टॉप पर जो ऊंचे पद होते हैं उसमें महिलाओं की बहुत कम भागीदारी का मुद्दा बना हुआ है। आर्थिक असमानता और ब्रिटेन की सामाजिक व्यवस्था का एक प्रमुख मुद्दा जो है वो ये है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में आय और जीवन स्तर में बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। चाहे लंदन हो, दक्षिण पूर्व इंग्लैंड, आर्थिक गतिविधि जो कि प्रमुख केंद्र बनाए हुए हैं, वहाँ पे भी इस चीज़ को देखा जा सकता है। उत्तरी आयरलैंड और वेसल के कई हिस्से औद्योगिक गिरावट और बेरोजगारी की दर की समस्या से जूझ रहे हैं। ब्रिटेन की सामाजिक व्यवस्था में परंपरा, आधुनिकता और देखा जाता है। बेसिकली समाज अपनी शाही परंपरा, ऐतिहासिक संरचनाओं के साथ नवचार, प्रौद्योगिकी, वैश्वीकरण को अपना रहा है, ठीक है। और इस प्रकार जो है ये ब्रिटेन का समाज है जहाँ देखो विविधता के साथ साथ अपनी परंपरा, अपने सांस्कृतिक आधुनिकता के बीच में एक सामंजस्य बनाए हुए है, ताकि वो अपने आप को समाज के साथ, टाइम के साथ साथ चलाता है। क्योंकि ये जो था औद्योगिक क्रांति और वैश्वीकरण के प्रभाव के चलते ही ब्रिटेन का समाज काफ़ी ज़्यादा आपको दिखेगा जटिल और समृद्ध है। अब बात करते हैं ब्रिटेन में दलीय प्रणाली। ब्रिटेन की दलीय प्रणाली आप जानते हो, ब्रिटेन में 2 दल चलते हैं, यानी 2 दलीय प्रणाली को अपनाया गया है। इसके साथ ही ब्रिटेन में शासन की प्रक्रिया को अपनाया गया है। शासन प्रणाली है वो संसदीय शासन प्रणाली है, सरकार का रूप है। और संसदीय शासन प्रणाली हो या कोई सी प्रणाली हो, बिना राजनीतिक दल के वो नहीं चल सकती। जिस दल को आम जनता चुनाव या बहुमत प्रदान करती है उसी दल की सरकार बनती है, ठीक है। और ब्रिटेन में जो वोटिंग सिस्टम की प्रणाली भी है वो भी फास्ट पोस्ट दी पोस्ट सिस्टम है, यानी जो उसको सबसे ज़्यादा बहुमत मिलते हैं वही पार्टी बनाती है आगे जाकर, और वो संसद में जाकर अपनी जनता का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। इसके साथ ही अगर बात करें ब्रिटेन में दल बहुमत नहीं मिल पाता, वो दल जो होती है विपक्ष की भूमिका निभाती है। इस प्रकार दल के बिना संसदीय शासन प्रणाली की कल्पना की जाती है। ब्रिटेन में मुख्य रूप से 2 प्रणाली है, पार्टीज हैं, सॉरी, एक है कंजर्वेटिव पार्टी और एक है लेबर पार्टी, ठीक है। कंजर्वेटिव पार्टी जिसे अनुदारी दल कहा जाता है और लेबर पार्टी जिसे श्रमिक दल कहा जाता है, ठीक है। इन दोनों दलों के अतिरिक्त भी क्षेत्रीय स्तर पर दल हैं, पर प्रमुख रूप से ये जो प्रमुख दल हैं, ये राष्ट्रीय दल जो हैं, ये ब्रिटेन की राजनीतिक के परिदृश्य पर यानी फ्रेम पर एक अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। ब्रिटेन के राजनीतिक दल की उत्पत्ति के बारे में बात करें, कहाँ से उत्पत्ति हुई इन 2 दलों की और कैसे आज ये इंपॉर्टेंट भूमिका अदा कर रहे हैं ब्रिटेन के संसद राजनीतिक प्रक्रिया में, तो वो अब देख सकते हो कि ब्रिटेन में राजनीतिक दल की उत्पत्ति चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल से ही मानी जाती है, जहाँ पर शासक और राजा के बीच में जो था शक्ति को लेकर संघर्ष हुआ था। तब जनता जो थे 2 भागों में विभाजित हो गई थी। एक जनता का वर्ग जो था शासक की शक्तियों का, राजा का समर्थन करता था, जिसे कैवलियर्स कहा जाता, और दूसरा जनता के समुदाय वर्ग जो था या दूसरा भाग जो था पार्टी, वो संसद के समर्थन था, जिसे राउंड हेड कहा जाता था। विलियम तृतीय के शासनकाल में इन्हीं दलों का आगे नाम जाकर जो था विंग्स और टोरीज बन गया था, ठीक है। टोरीज दल राजा का समर्थन करता था, चर्च की वर्चस्व को स्वीकार करता था, वहीं जो विंग्स दल था उसका समर्थन शक्तियों को सीमित करना चाहता था। इसी प्रकार इन 2 दलों की भूमिका राजनीतिक में बढ़ती गई और 1832 में एक ब्रिटिश सुधार अधिनियम पास किया गया। इस अधिनियम के पास होने के बाद जो थे इन दोनों दल का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से जो हमारा एक दल था जिसका नाम था
टोरी दल वो कंजर्वेटिव में परिवर्तित हो गया, यानी अनुदारी दल में परिवर्तित हो गया, जिसे बाद में उदारवादी दल के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा विंग्स जो दल था, ठीक है, वो नाम बदल के उसका श्रमिक दल, ठीक है। अब ब्रिटेन में हो रहे सुधार आंदोलन की वजह से सुधारों के कारण मजदूरों को भी मत देने का अधिकार मिला और 1906 में श्रमिक दल की स्थापना हुई। इस दल ने ब्रिटिश की राजनीतिक में भूमिका को बढ़ावा मिला, राजनीति में आई, सत्ता में स्थापित हुई और सत्ता में सरकार भी बनाई, अनुदायी दल का स्थान ले लिया। वर्तमान समय में ब्रिटेन के में दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, वो ये दो कंजर्वेटिव दल और लेबर पार्टी दल है, ठीक है। लेबर दल, श्रमिक दल और अनुदायी दल। इसके अतिरिक्त और भी दल हैं जो मुख्य रूप से अपने क्षेत्रीय स्तर पर भूमिका अदा करते हैं, परंतु राजनीतिक सत्ता में यही दो दलों के आपस में जो है सत्ता को लेकर संघर्ष होते रहते हैं। अब इन दो दलों के बारे में सेपरेट हम पढ़ते हैं कि कैसे ये दो दल आए। जैसे हमने बता दिया ये दल कहाँ से है, जैसे अनुदायी दल जिसे रूढ़िवादी दल भी कहा जाता है अन्य शब्दों में, ये दल पहले टोरी दल कहलाता था, अब इसे रूढ़िवादी दल के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, परंपरा, रीति रिवाज, विचारधारा जो चल रही थी पहले से उसको अपनाना, सत्ता प्राप्त करना और अपनी विचारधारा के अनुसार शासन और राज्य का संचालन करना। इसी दल की विचारधारा धीरे धीरे जो थे सीमित बदलाव के पक्षधर में थी। इस दल की पूंजीवादी वर्ग, जमींदार, पादरी, डॉक्टर जैसे जो वर्ग होते थे वो समर्थन करते थे। अनुदायी दल में जो था राजा जात वैसे बताया जाता था कि अंग्रेज की जो जाति है वो सर्वश्रेष्ठ जाति है, यानी इंग्लिश रेस जो होता है सुपीरियर होता है, ठीक है। और ये जाति जो होता है सभ्य, अन्य जातियों को सभ्य बनाना इनका प्रमुख कर्तव्य है। ब्रिटिश राज्य की रक्षा और उसका विस्तार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अनुदायी दल की नीतियाँ और सिद्धांत, परंपराएं, ढांचे की सुरक्षा, यह दल समाज की परंपरा संरचना यथासंभव बनाए रखना चाहता था, ठीक है। पूंजीवाद का समर्थन करता था अनुदायी दल, ब्रिटिश साम्राज्यवाद और पूंजीवाद व्यवस्था का पक्षधर में था, आर्थिक हस्तक्षेप के खिलाफ था और निजी संपत्ति के अधिकार में विश्वास रखता था और सरकार को आर्थिक मामलों में कम हस्तक्षेप करने के वकालत करता था, ठीक है। इसके साथ ही जो अनुदायी दल था, कंजर्वेटिव दल, ये बेसिकली कंजर्वेटिव पार्टी कहती थी कि मुक्त व्यापार का समर्थन करती थी। इस दल ने व्यापार के लिए जो ब्रिटेन के बाजार होते उसका खुला समर्थन किया। उपनिवेशवाद की स्वतंत्रता या जो उपनिवेशवाद से सबको स्वतंत्र कराने के ये पक्षधर में नहीं थी, जबकि जो दूसरी दल थी वो इसके पक्षधर में थी, यानी श्रमिक दल। जन कल्याण योजना का समर्थन तो ये करते थे, परंतु ये था कि कार्य क्षेत्र जन कल्याण की योजनाओं का समर्थन करते थे। संगठन की बात करें तो किस किस दल को इसका समर्थन प्राप्त है, इसके संगठन के बारे में। अनुदायी दल के संगठन के प्रमुख अंग में नेशनल यूनियन, दलीय संगठन, सभापति, संसदीय दल और नेता प्रांतीय परिषद, ठीक है। इसके साथ ही निर्वाचन क्षेत्र के संघ, ठीक है। नेशनल यूनियन के अनेक निर्वाचन क्षेत्र संघों व बाहरी प्रांतीय क्षेत्रों की परिषदों का संघ है। नेशनल यूनियन की एक कल्याणकारी समिति होती है जो कि एक शासकीय निकाय है, ठीक है। अनुदायी दल जो होता है कंजर्वेटिव दल का नेता अत्यधिक शक्तिशाली होता था, केंद्रीय कार्यालय का अध्यक्ष दल का चेयरमैन होता था। दल के नेता का चुनाव दलीय सदस्य व कल्याणकारी समिति के सदस्य संसद के लिए अनुदायी दल उम्मीदवार और राष्ट्रीय यूनियन समिति के द्वारा किया जाता था। बेसिकली चेयरमैन की नियुक्ति जो था नेता ही करते थे। पहले जो था विंग्स कहा जाता था, ठीक है। अब इसका दल का नाम श्रमिक दल भी हो गया है। 19वीं शताब्दी में इस दल की जो था स्थापना हुई थी 1906 में, ठीक है। और इस दल को जो था 1918 में इसका संविधान निर्मित हुआ, जिसका आज भी प्रयोग जो था ब्रिटेन के संविधान में किया जाता है। ये दल लगातार जो था लोकप्रिय होता चलेगा। श्रमिक दल जो था नीति और कार्यक्रम के बारे में बात की जाती है, इनका कार्य कहते हैं समाज में बदलाव लाना। श्रमिक दल ब्रिटेन के सामाजिक व्यवस्था में बदलाव लाना चाहते थे। इसका उद्देश्य क्या था कि समाज में जितने भी श्रमिक हैं उनको उनके काम का पूरा लाभ मिले, ठीक है। कोई अन्य पूंजीपति उनके श्रम का लाभ न उठाए। उत्पादन और वितरण विनिमय के साधन के साझा करना ताकि सभी को समान रूप से लाभ मिल सके। लोकतांत्रिक और समाजवाद का समर्थन करना। लोकतांत्रिक तरीके से समाजवादी साम्राज्य की स्थापना करना था ताकि एक अच्छे तरीके से जो था समाज का की स्थापना हो जहाँ पे सभी को इक्वल राइट्स मिले। पूंजीवादी की जगह ऐसी व्यवस्था लाना चाहते थे ये जहाँ पे संपत्ति जो था जनता के हाथ में हो, ना कि कुछ लोगों के पास, यानी कि सबको संपत्ति का अधिकार मिले, ना कि कुछ ही वर्गों को, कुछ ही लोगों को अधिकार प्राप्त हो, ठीक है। इसके साथ ही राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे। बड़े बड़े उद्योग व्यवसाय को राष्ट्रीयकृत किया, यानी सार्वजनिक स्वामित्व प्रदान करना चाहते, ठीक है। इसके साथ ही सामाजिक समानता, समान शिक्षा, संपत्ति, हर व्यक्ति के लिए बराबर अवसर प्रदान करना जैसे कई सारे नीति निर्माण कार्य किए गए। अगर इस दल के संगठन की बात करें तो संगठन श्रमिक दल संघीय ढांचे पर आधारित था जिसमें अनेक समूह होते थे, जैसे श्रमिक संघ, ठीक है,
फैबियन सोसाइटी, समाजवादी वकीलों की सोसाइटी और श्रमिकों की राष्ट्रीय सभा। राष्ट्रीय स्तर पर इसका संचालन श्रमिक दल सम्मेलन द्वारा किया जाता था। इसमें निम्न इकाइयां भी शामिल होती थी जो जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व भेजे जाते थे। दल के मुख्य नीति निर्माण करना होता था, बेसिकली कि ऐसी नीति निर्माण का जिसमें जनता का कल्याण हो। ठीक है, यह समिति भी दल सम्मेलन का निर्देशन के तहत काम करती थी और उद्देश्य होता था हर व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक किसी भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक असमानता का सामना ना करना पड़े। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रिटेन की चुनाव प्रणाली की। तो जैसे मैंने बताया था कि ब्रिटेन में जितने फास्ट पोस्ट सिस्टम को अपनाया जाता था, अर्थात ऐसी प्रणाली जिसमें सब जो पहले आगे आया जिसको बहुमत प्राप्त हो उसकी सरकार निर्मित होती है। ब्रिटिश की संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इसका सदन का जो बेसिकली हाउस ऑफ कॉमन के सदस्यों का चुनाव इसी प्रक्रिया द्वारा होता था, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जो क्रिया के द्वारा नहीं किया जाता। इसके सदस्य नामांकित होते थे, पदानुक्रमित होते थे और वह इस प्रणाली के तहत नहीं चुने जाते। ब्रिटेन की निर्वाचन प्रणाली का मुख्य आधार जो था संवैधानिक राजतंत्र और संसदीय लोकतंत्र का मिश्रण था। ब्रिटेन में बेसिकली देश के जो सदस्य होते थे, जितने भी निर्वाचन क्षेत्र, उसमें 650 निर्वाचित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता था। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से जनता का एक सदस्य या उनके द्वारा चुना जाता था जो कि उनकी तरफ से संसद में उनका प्रतिनिधित्व करे। ये बाद में संसद हाउस ऑफ कॉमन का हिस्सा बनते थे। चुनाव के दिन मतदाता अपने केंद्र पर जाकर गुप्त मत पत्रों का प्रयोग करके अपने मनपसंदीदा उम्मीदवार को वोट देते थे। जैसे पहले आता था ना, एक पर्ची पे स्टैंप लगा दिया और फिर उसका मतदान करना। आज की तरह ईवीएम नहीं है वहाँ पर, अभी भी वो उसी प्रक्रिया का यूज़ करते हैं। कि गणना की जाती थी बाद में कि किसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, और जिसको सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त होते उसे निर्वाचित घोषित कर दिया, यानी विजेता घोषित कर दिया जाता था। कि यहाँ बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि सबसे अधिक वोट प्राप्त करना ही पर्याप्त है। भारत में क्या है, बहुमत चाहिए आपको। ठीक है, सबसे ज़्यादा वोट होने से कुछ नहीं होता। ब्रिटिश चुनाव की निगरानी संचालन के लिए जो था वहाँ पे एक इलेक्शन कमीशन भी होता था जैसे भारत में, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव किए जा सके। पारदर्शी मतदान के लिए जो मतदाता होते हैं उनका पंजीकरण किया जाता था। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के ब्रिटिश नागरिक जो थे राष्ट्रमंडल देश के नागरिक व कुछ योग्य विदेशी नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है। हालांकि मतदाता सूची पंजीकरण अनिवार्य होता था। इसके बजाय जो था प्रधानमंत्री और राजनीति के तहत प्रधानमंत्री का चुनाव जनता द्वारा नहीं किया जाता। इसके बजाय जो था प्रधानमंत्री और राजनीतिक दल का नेता होता था जो कि हाउस ऑफ कॉमन में बहुमत हासिल करता था। यह प्रक्रिया संसद है जिसमें सरकार संसद के प्रति जवाबदेह होती है। अगर कोई भी दल पूर्ण बहुमत प्राप्त करने में असफल होता था तो उसे गठबंधन सरकार या अल्पमत सरकार के साथ गठित किया जाता था और फिर सरकार बनाई जाती। इसी प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सरकार स्थिर और जवाबदेही प्रदान होती थी। ब्रिटिश चुनाव प्रणाली अपनी सादगी, स्थिरता के लिए जानी जाती है, लेकिन बदलते समय में जो था इसमें देखा गया कि कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, जैसे कि ई वोटिंग करना, तकनीकी उन्नति के साथ ऑनलाइन पंजीकरण करना, सुविधा करना जैसी कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरत है। इसके बावजूद भी ये प्रणाली निरंतर समीक्षा और सुधार की मांग करती है ताकि सभी वर्गों को और विचारधाराओं को समान रूप से प्रतिनिधित्व का मौका मिले, उनको प्रदान किया जाए। अब लास्ट टॉपिक जो हमारे इसमें आता है वो एकात्म शासन प्रणाली है, यानी कि यूनिटरी और फेडरलिज्म का पार्ट। ब्रिटेन में जो है एकात्म शासन प्रणाली को अपनाया गया है, लेकिन इसमें कुछ संघात्मक रूप से भी विशेषता पाई जाती है। अब एकात्म का मतलब क्या होता है? एकात्म का जब शक्ति जो है पूरे साम्राज्य बेसिकली राज्य की एक ही जगह, एक ही केंद्र पर आधारित होती है। ठीक है, इसमें विशेषता ये है कि एकात्म शासन प्रणाली का अर्थ है कि सत्ता का मुख्य केंद्र कौन होता है? केंद्रीय होती है जो सत्ता पे बैठी है शक्ति। ठीक है, संसद। ब्रिटिश संविधान की संरचना में संवैधानिक रूप से सभी शक्तियां संसद के पास केंद्रित की थी, जिसमें संसदीय संप्रभुता भी कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि ब्रिटिश संसद किसी भी कानून को बनाना या समाप्त कर सकती है और कभी भी अन्य निकायों को इसे चुनौती भी दे नहीं मतलब अन्य जितनी निकाय है जैसे न्यायपालिका, विधायिका, ये उसको चुनौती नहीं दे सकती। देश में कोई भी लिखित संविधान नहीं है, लेकिन कानून, परंपरा, अदालती निर्णय के आधार पर इसको ढांचेगत रूप से ढांचे को निर्धारित किया गया। ब्रिटिश शासन का ये एकात्म स्वरूप इसे अन्य संघात्मक राज्यों से अलग करता है, जैसे अमेरिका, भारत, जहाँ संघात्मक रूप से शासन व्यवस्था है। ठीक है, जहाँ सत्ता का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इंडिया में देखा जा सकता है ना, सत्ता पर केंद्र अलग चल रही है, राज्य सूची अलग चल रही है। ठीक है, राज्य अपने आधार में उसके क्षेत्र में वो दखल अंदाजी नहीं कर सकते, उसके क्षेत्र में वो दखल अंदाजी नहीं कर सकते, है ना। हालांकि ब्रिटेन के भीतर स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड केंद्रीयकरण व्यवस्था की गई है जो इसे संघात्मक रूप से
कुछ गुण प्रदान करती है। विकेंद्रीकरण के तहत इन क्षेत्रों को अपने विधानसभा सरकार संचालित करने का अधिकार मिला है, जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, स्थानीय प्रशासन जैसे कुछ विषयों पर उनको कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इसके बावजूद भी कुछ मुख्य विषय जैसे रक्षा हो गया, विदेश नीति हो गई, राज्य संग्रहण हो गया यानी कि राजस्व वगैरह सब, इस पर केंद्र का ही, संसद का ही राइट है। ब्रिटेन की एकात्म शासन प्रणाली का एक प्रमुख पहलू यह है कि ब्रिटेन में सत्ता का बंटवारा संसद और जो बेसिकली संप्रभु है यानी राजा रानी उनके बीच में संतुलित है, लेकिन वास्तविक शक्तियाँ संसद के पास है। राजा रानी जो होते हैं नाम मात्र प्रमुख है और उनका कार्य एकमात्र होता है औपचारिकता होता है। जैसे इंडिया में राष्ट्रपति का काम क्या है, सिर्फ नाम मात्र स्टैंप लगाना। सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जो हाउस ऑफ कॉमन में बहुमत प्राप्त किया हुआ दल होता है, ठीक है, जिसे सबसे ज़्यादा बहुमत मिलती है, उसी दल का नेता आगे चल के प्रधानमंत्री बनता है ब्रिटेन में। विकेंद्रीकरण की व्यवस्था इसे आधुनिकता ज़रूरतों के अनुकूल भी बनाती है। ब्रिटेन के एकात्म शासन प्रणाली के कुछ लाभ और सीमाएं भी हैं, ठीक है, जो इसे निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेज़ी और एकरूपता बनाए रखना और सत्ता को स्पष्ट केंद्र को बनाए रखने में सहायक होती है, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय संसद द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं, खासकर स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड जैसे क्षेत्रों में, जहां स्थानीय स्वायत्तता की मांग अक्सर केंद्र सरकार के साथ टकराव पैदा करती है। अतः ब्रिटिश शासन व्यवस्था एकात्म शासन प्रणाली है जिसमें संघात्मक विशेषताओं का मिश्रण है, ठीक है। प्रणाली एकात्म शासन प्रणाली है जो समय समय पर स्थानीय स्वायत्तता को अपनाकर अपने लचीले अनुकूलता का परिचय देती है, जो इससे बताती है कि हम हर चीज़ के लिए फ्लेक्सिबल। तो ये थी हमारी आज का टॉपिक ब्रिटेन, जिसमें हमने पढ़ा ब्रिटेन की पारंपरिक परंपराएं, किस प्रकार से वो राजतंत्र से संवैधानिक लोकतंत्र में आया, शासन व्यवस्था कैसे लोकतंत्र विकसित हुआ, मैग्ना कार्टा, गौरवपूर्ण क्रांति, बिल ऑफ राइट्स, ठीक है, रिफॉर्म एक्ट को हमने डिस्कस किया, संविधान ने कैसे रूल्स किया, उसने कैसे लोगों को धीरे धीरे राइट्स मिले वोट्स देने का। फिर हमने इसमें समाज के बारे में पढ़ा कि समाज किस प्रकार विविध रूप धारण कर रखा है, जहाँ पे अलग अलग धर्म, अलग अलग नस्ल के लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ है जिसके वजह से जो है आज भी वहाँ पर जो है रेसिज्म होता है, यानी भेदभाव होता है नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, ठीक है। उसके अलावा अगर इसकी अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो अर्थव्यवस्था में भी लोहा इस्पात कोयले का विकेंद्रीय राष्ट्रीयकरण किया गया है ताकि सरकार का क्षेत्र बनाए। इसके फिर हमने पढ़ा दलीय प्रणाली, दो पार्टी के बारे में डिस्कस किया, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे आज वो ब्रिटेन के संविधान में राजनीतिक प्रक्रिया में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, वो डिस्कस किया। एंड फिर हम आते इलेक्शन सिस्टम पे, जो बहुत ज़्यादा सिंपल है और उससे जल्दी से ही शासन व्यवस्था या कौन जीतता है कौन हारता है ये पता चल जाता है, ठीक है। देन आते हैं एकात्म शासन प्रणाली, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण या सत्ता का केंद्रीय एकात्मता, जो कि आधारित है ब्रिटेन में एकात्मवाद पर। तो ये था हमारे यूनिट से आपके 3 क्वेश्चन नोट्स बन जाते हैं अगर आप अच्छे से इस यूनिट को कर लेते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फॉर मोर वीडियोस एंड सपोर्ट कीजिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो लाएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।